नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी में आपका स्वागत है। फिर हाजिर हूं आपके साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक नए किस्से को लेकर। जब भी मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास की बात होती है, खास करके अगर 90 के दशक के इतिहास की बात करें तो कुछ 4-5 नाम हैं वही जहन में आते हैं। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली, अश्विन नायक और अबू सलेम। लेकिन इन नामों के अलावा भी कुछ ऐसे किरदार मुंबई अंडरवर्ल्ड के रहे हैं जिन्होंने की अपनी हरकतों से, अपने कृत्यों से मुंबई शहर में अपनी दहशत का साम्राज्य कायम किया और जिनकी अपनी जिंदगी भी काफी नाटकीय रही है, ड्रामों से भरी रही है। ऐसी ही एक कहानी फिरोज कोंकणी की है जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। फिरोज कोंकणी के नाम का शुमार डी कंपनी के सबसे खतरनाक शूटरों में से होता है। फिरोज कोंकणी ने जनवरी 1993 में जो मुंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, उन दंगों को भड़काने में भी अहम भूमिका निभाई थी। उसने बीजेपी के एक विधायक की मुंबई में हत्या की थी और वो इतना बड़ा बन गया था कि दाऊद के दाहिने हाथ छोटा शकील तक को उससे इनसिक्योरिटी हो गई थी। दरअसल फिरोज कोंकणी दक्षिण मुंबई के शौकत अली रोड का रहने वाला था। भिंडी बाजार, डोंगरी, पायधुनी, इन इलाकों में वो घूमता फिरता था। उसका असली नाम था फिरोज अब्दुल्ला सरगुरु और वो महाराष्ट्र के चूंकि रत्नागिरी जिले से आता था, इसलिए उसका नाम कोंकणी पड़ गया। रत्नागिरी कोंकण क्षेत्र में आता है। दाऊद इब्राहिम भी कोंकणी है, वो भी रत्नागिरी जिले का ही रहने वाला था और रत्नागिरी के मुमके गांव में उसका पुश्तैनी घर है, वहीं पर वो पैदा हुआ था और आज जो उसकी हवेली है वहां पर लावारिस पड़ी हुई है। अब से कुछ वक्त पहले इनकम टैक्स विभाग ने उसको नीलाम किया था और दिल्ली के एक वकील ने उसको खरीदा था। तो उसी जिले का रहने वाला ये फिरोज कोंकणी भी था और मुंबई में इसका नाम फिरोज कोंकणी पड़ गया। 16 साल की उम्र में इसने मुंबई अंडरवर्ल्ड में एंट्री की थी। दरअसल हुआ ये कि मुंबई सेंट्रल के महाराष्ट्र कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की पर इसका दिल आ गया था, लेकिन इसको पता चलता है कि उस लड़की का पहले से ही किसी और के साथ इश्क चल रहा है। तो फिर फिरोज कोंकणी उसके आशिक की छुरा भोंक कर हत्या कर देता है, महज 16 साल की उम्र में। उस उम्र में जब लोग या तो 10वीं कक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं 10वीं कक्षा के लिए, या फिर 10वीं पास करके किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके बाद और भेज दिया जाता है दक्षिण मुंबई की आर्थर रोड जेल में। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जेलें होती हैं वो अंडरवर्ल्ड के रिक्रूटमेंट का सबसे बड़ा केंद्र होती हैं। जेल में जाने के बाद वहां पर पहले से जो मौजूद गैंगस्टर्स हैं वो ये नोटिस करते हैं कि ये जो फिरोज कोंकणी है बड़ा ही दिलेर किस्म का है, बड़ा ही गुस्सैल भी है और किसी से डरता नहीं, बात बात पर मारने को उतारू हो जाता है। और उस वक्त जेल में जिन लोगों की सल्तनत चल रही थी उनसे भी ये नहीं कतराता, उनसे भी भिड़ जाता था। डी कंपनी की फिरोज कोंकणी पर नजर पड़ती है। दाऊद को ऐसे ही लोग चाहिए थे अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए, इसी तरह के शूटर चाहिए थे। फिरोज कोंकणी को डी कंपनी की तरफ से ऑफर दिया जाता है कि आप हमारे लिए काम करो। फिरोज कोंकणी ऑफर स्वीकार कर लेता है, उसकी जमानत करवाई जाती है, जेल से बाहर आता है और जेल से बाहर आने के बाद एक एक करके वो कई वारदातों का अंजाम देता है। डी कंपनी के लिए कई लोगों की हत्याएं करता है। अब इस दौरान 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है, जिसके बाद मुंबई में भीषण सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। ये दंगे करीब हफ्ते भर तक चलते हैं। हफ्ते भर के बाद दंगे तो बंद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी अफवाहों का सिलसिला चलता है और छिटपुट जो है वारदातें होती रहती हैं, कुछ एक लोगों की हत्याएं भी होती हैं। अब ऐसे में दक्षिण मुंबई के मस्जिद बंदर इलाके में, जिस इलाके के इर्द गिर्द ये रहा करता था, वहां पर ऐसी एक अफवाह फैलती है कि एक ड्रमर यानी कि ढोल बजाने वाला, जो कि गणेशोत्सव के मौके पर या दूसरे त्योहारों के मौके पर ढोल ताशे वगैरह बजाया करता था, एक बड़े बालों वाला ड्रमर जो है वो मुसलमानों की हत्याएं कर रहा है। तो ये बात इसके कानों तक भी पड़ती है, ये अफवाह फिरोज कोंकणी भी सुनता है। फिर उस दौरान एक टीवी चैनल पर घूमता आईना नाम का एक प्रोग्राम आता है, जिसमें कि ये दिखाया जाता है कि
सूरत में मुसलमानों के ऊपर किस तरह का अत्याचार हुआ है, तो ये जब वो प्रोग्राम देखता है तो ये भी काफ़ी भड़क जाता है। तो फिर फिरोज कोकनी अपने एक दोस्त जिसका नाम मोमिन होता है और एक दोस्त जिसका नाम लाला होता है और 4-5 और लड़कों को लेकर एक रात तय करते हैं कि वे उस ड्रमर की हत्या कर देंगे और मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है उसका बदला लिया जाएगा। तो एक महीने बाद, यानी बाबरी मस्जिद गिराए जाने के एक महीने बाद 6 जनवरी 1993 को रात के वक्त फिरोज कोकनी अपने इन तमाम दोस्तों के साथ निकलता है और डोंगरी, मस्जिद बंदर, पायधुनी, भिंडी बाजार, मझगांव, इन तमाम इलाकों की गलियां छान मारता है उस बड़े बाल वाले ड्रमर को ढूंढने के लिए। कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी वो ड्रमर मिलता नहीं, तो ये लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन फिर यह तय होता है कि किसी ना किसी की हत्या तो करेंगे ही, ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो मस्जिद बंदर के उस इलाके में जहां ये घूम रहे होते हैं वहां पर कई सारे ट्रांसपोर्ट के ऑफिस हैं। अब मस्जिद बंदर वो इलाका है जिससे सटा हुआ बंदरगाह है और बंदरगाह पे जब माल उतरता है तो उसको देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए ये ट्रांसपोर्ट की कंपनियां अपनी सर्विसेज देती हैं, अपने ट्रक्स दिया करती हैं, तो उनके वहां पर दफ्तर है उस इलाके में। तो ऐसे ही एक दफ्तर में कुछ माथाड़ी मजदूर जो है वो रात के वक्त सो रहे थे। जब ये फिरोज कोकनी और उसके दोस्तों का ग्रुप वहां से गुजर रहा था तो एक माथाड़ी मजदूर जो है पेशाब करने के लिए दफ्तर से बाहर निकला और बिल्डिंग के कोने में जाकर पेशाब कर रहा था। तो उसी वक्त ये लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इनके पास तलवार और चाकू जैसे हथियार होते हैं। उसकी चीख पुकार सुनकर जो बाकी के माथाड़ी मजदूर होते हैं जो दफ्तर में मौजूद थे वो बाहर आते हैं उसे बचाने के लिए। तो ये ग्रुप उन पर भी हमला कर देता है और अगली सुबह 2 माथाड़ी मजदूरों के खून से सने हुए शव बरामद होते हैं। इस घटना से पूरे शहर में तनाव फैल जाता है क्योंकि एक मुस्लिम बहुल इलाके में 2 हिंदू मजदूरों की हत्या हुई थी। उसके एक दिन पहले भी एक घटना होती है मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में। एक चाल है राधाबाई चाल, उसके पीछे एक गांधी चाल नाम की एक दूसरी रिहायशी इमारत है। उस इमारत में एक हिंदू परिवार को जलाकर मार दिया जाता है दंगाइयों की ओर से। तो उसकी वजह से भी शहर में तनाव होता है और जब माथाड़ी मजदूरों की खबर आती है तो फिर से एक बार मुंबई शहर में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो जाती है। दंगों का एक दौर शुरू हो जाता है जो दौर अगले हफ्ते भर तक चलता है। बहुत खून खराबा होता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह से फिरोज कोकनी जो है ये मुंबई शहर में दंगों का दूसरा दौर शुरू करवाने के लिए जिम्मेदार होता है 1993 में। उसके अगले साल 1994 में ये एक और बड़ी वारदात को अंजाम देता है। रामदास नायक जो कि बीजेपी के एक विधायक थे और मुंबई बीजेपी के प्रमुख भी रह चुके थे, वो खेरवाड़ी इलाके से चुने गए थे और बांद्रा का खेरवाड़ी इलाका है बांद्रा ईस्ट में। अब एक सुबह, जुलाई की एक सुबह होता यह है कि करीब 10 बजे के आसपास वो अपने घर से निकलते हैं बांद्रा में और अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तो उसी दौरान फिरोज कोकनी डी कंपनी के कहने पर उनकी हत्या कर देता है। AK-56 राइफल से उनके ऊपर 50 राउंड गोली चलाता है। 1992 में जो जे हत्याकांड हुआ था उसमें भी AK राइफलों का इस्तेमाल हुआ था और उसके बाद पहली बार किसी की हत्या के लिए AK राइफल्स का इस्तेमाल किया गया। रामदास नायक की हत्या से बड़ा हंगामा मच जाता है। सरकार दबाव में होती है। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में। रामदास नायक के अंतिम संस्कार में खुद बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी आते हैं। सरकार की ओर से मुंबई पुलिस पर दबाव बनता है कि जल्द से जल्द इस मामले की गुत्थी सुलझाई जाए। मुंबई पुलिस को पता चलता है कि हत्या फिरोज कोकनी ने की थी। कोकनी को ढूंढना शुरू किया जाता है लेकिन कोकनी हाथ नहीं आता। फिर एक दिन मुंबई पुलिस के तत्कालीन DCP राकेश मारिया, जो आगे चलकर मुंबई पुलिस कमिश्नर भी बने, बेंगलोर इलाके में उनका एक खबरी उन्हें फोन करता है कि बेंगलोर इलाके में फिरोज कोकनी मौजूद है बेंगलोर शहर में और वहाँ के एक सिनेमा घर में वो शाम के वक्त कोई फिल्म देखने आने वाला है। ये खबर दोपहर को आती है। इसके बाद राकेश मारिया तुरंत क्राइम ब्रांच की एक टीम को विमान के जरिए बेंगलोर पहुंचाते हैं। लेकिन जैसे ही वो टीम बेंगलोर पहुंचती है वो खबरी फिर से फ़ोन करता है और राकेश मारिया को बताता है कि फिरोज कोकनी ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया है
वो शाम को फिल्म देखने नहीं आएगा उस सिनेमा घर में। वो खबरी मारिया को जानकारी देता है कि फिल्म देखने का प्लान कैंसिल करने के बाद फिरोज कोंकणी एक होटल में ठहरा हुआ है। मारिया तुरंत अपनी टीम को कहते हैं कि उस होटल में जाए और होटल के मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस मिले। अब पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है बेंगलोर के उस होटल में और इंतजार करती है कि फिरोज कोंकणी अपने कमरे से खाने पीने की किसी चीज का ऑर्डर दे। करीब 3-4 घंटों के इंतजार के बाद आखिर वो कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर देता है। तब एक कांस्टेबल वेटर बनकर उसके कमरे में एंट्री करता है कोल्ड ड्रिंक लेकर, और उसके पीछे पीछे मुंबई पुलिस के जो बाकी के अधिकारी होते हैं वो घुसते हैं और फिरोज कोंकणी को धर दबोचते हैं। इस तरह से फिरोज कोंकणी की गिरफ्तारी हो जाती है। फिरोज कोंकणी को विमान से मुंबई लाया जाता है। मुंबई हवाई अड्डे पर जब कोंकणी को उतारा जाता है तब राकेश मारिया वहां पर मौजूद होते हैं खुद उसे लेने के लिए। तब कोंकणी को वो पुलिस की वैन में नहीं बिठाते, वो कोंकणी को अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं। जब कोंकणी गाड़ी में बैठ जाता है तब राकेश मारिया उसको कहते हैं कि देख, यहाँ से पुलिस मुख्यालय की दूरी, जो कि दक्षिण मुंबई में होता है, हवाई अड्डे से पुलिस मुख्यालय की दूरी 1 घंटे में तय होती है। तेरे पास 1 घंटे का टाइम है, जो जो गुनाह तूने किए हैं अभी इसी रास्ते भर में कबूल कर ले 1 घंटे में। क्योंकि एक बार जब तू पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा तो उसके बाद में क्राइम ब्रांच अपने तरीके से वो सारा कुछ तुझसे उगलवाएगी, तो बेहतर यही है कि तू अभी बता दे। फिरोज कोंकणी समझ जाता है और फिर उस 1 घंटे के दौरान वो 21 अपराधों को कबूल करता है, एक एक करके। उसने जो भी गुनाह किए होते हैं, हत्याएं की होती है, ऐसे 21 मामलों को कबूल करता है। बाद में मुंबई पुलिस कस्टडी लेती है, उसके बयान दर्ज करती है और भी पूछताछ होती है और कई सारे गुनाहों का खुलासा होता है, पर्दाफाश होता है उनका। इसके बाद उसे थाने जेल में भेज दिया जाता है जेल कस्टडी के तहत। जब थाने जेल में फिरोज कोंकणी होता है तो वहां पर उसके नाम की चर्चा पहले से ही हो रही होती है। सबको पता चल जाता है कि फिरोज कोंकणी एक बहुत बड़ा शूटर है डी कंपनी का। अरुण गौली की ओर से ऑफर दिया जाता है डी कंपनी को, अरुण गौली की ओर से ऑफर दिया जाता है फिरोज कोंकणी को साथ में जुड़ने के लिए। छोटा राजन गिरोह की ओर से ऑफर दिया जाता है, लेकिन फिरोज कोंकणी उन ऑफर्स को ठुकरा देता है। इस बीच उसमें काफी घमंड भी आ जाता है, उसमें काफी अहंकार भी हो जाता है। उसे लगता है कि वो अंडरवर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम बन गया है और डी कंपनी में दाऊद के बाद अगर कोई सबसे बड़ा आदमी है तो वही है। और वो छोटा शकील को भी बुरा भला कहता है, जो कि तब तक दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ बन गया था। अब जेलों में एक ऐसी प्रथा है कि हर गैंग के जो गैंगस्टर होते हैं वो अपने गैंग के बॉस का बर्थडे भी मनाते हैं। तो छोटा शकील का एक बार बर्थडे मनाया जा रहा था। अब ये कहानी किसी ने पुष्टि नहीं की है कि वाकई में कैसा हुआ था या फिर ये एक झूठी कहानी है, लेकिन ये कुछ पुलिस अधिकारी ऐसी कहानी सुनाते हैं कि एक बार छोटा शकील का बर्थडे मनाया जा रहा था वहां पर, और बर्थडे के लिए केक आया था जेल में। तब फिरोज कोंकणी ने उस बर्थडे केक पर थूक दिया था और उसने कुछ ऐसा कहा था कि डेयरिंग दिखाएं हम, लोगों को टपकाएं हम, पुलिस की मार खाएं हम, जेल में सड़े हम, और ये वहां कराची से बैठकर फोन के जरिए हम पर हुक्म चलाएगा। मैं इसको बॉस मानने से इनकार करता हूं। ये बात किसी ने, कहा जाता है कि छोटा शकील तक पहुंचा दी और छोटा शकील को समझ में आ गया कि ये आदमी गैंग में अपने लिए चैलेंजर बन सकता है। तो होता यह है कि जेल से भागने की साजिश रची जाती है फिरोज कोंकणी के पिता अब्दुल्ला की ओर से, कुछ भ्रष्ट पुलिस वालों की मदद से। अब एक दिन फिरोज कोंकणी को जेजे अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाता है। उसी दौरान जहूर मकरंदा नाम का एक डी कंपनी का सदस्य एक दूसरे शूटर के साथ वहां पहुंचता है, और जो पुलिस की टीम, थाने पुलिस की जो टीम लेकर आई होती है फिरोज कोंकणी को मेडिकल चेकअप के लिए, उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं लोग। इसमें बीडी कार्डिले नाम का एक थाने पुलिस का कर्मचारी होता है, वो मारा जाता है। फिरोज कोंकणी वहां से उस मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग जाता है जो शूटर लाए होते हैं। इसके बाद नेपाल के रास्ते पहले वो बैंकॉक जाता है और बैंकॉक से फिर वो पहुंचता है कराची।
बताते हैं कि कराची में छोटा शकील के साथ उसका झगड़ा होता है, बहस होती है और उसके बाद छोटा शकील उसकी हत्या करवा देता है। एक कहानी ये भी है कि वहां पर वो अनीस इब्राहिम के बारे में भी कुछ बुरा भला कहता है, किसी से बातचीत के दौरान अनीस इब्राहिम को गालियां देता है और वो बातचीत कोई रिकॉर्ड करके अनीस इब्राहिम को सुना देता है, जिसके बाद अनीस इब्राहिम भी भड़क जाता है और अनीस इब्राहिम के कहने पर हत्या होती है। ये करीब साल 2003 की बात है। तो इस तरह से डी कंपनी अपने ही सबसे खतरनाक शूटर को खत्म कर देती है। तो ये कहानी थी फिरोज कोकनी की। इस जैसी और तमाम कहानियों के लिए जुड़े रहें एनडीटीवी के साथ और देखिए जितेंद्र दीक्षित की अंडरवर्ल्ड डायरी। धन्यवाद।